नमस्कार दोस्तों आज हम अध्ययन करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए भारतीय संविधान या पॉलिटी को। दोस्तों आज हम इसकी महामैराथन क्लास लेकर आए हैं। एक ही वीडियो में पूरे पॉलिटी को कवर किया गया है। दोस्तों यहाँ पर वो प्रश्न लिए गए हैं जो कि चुनिंदा प्रश्न हैं। दोस्तों यदि आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको और कहीं से पॉलिटी के लिए क्लास लेनी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों यदि कहा जाए कि जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी यह कहाँ हुई थी, तो यह हुई थी आपकी दिल्ली में। यदि कहा जाए कि इस बैठक में जो प्रथम बैठक थी इसमें अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है यह कैसे अध्यक्ष थे, तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष। दोस्तों कहा जाए कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने ही प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी इसका बहिष्कार किया था। किसने किया था? तो मुस्लिम लीग ने किया था। यदि कहा जाए कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। कौन सी? दूसरी बैठक होती है और इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और इसके जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। कब? तो 13 दिसंबर 1946। दोस्तों यहाँ याद भी रखना आसान है क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और उसके ठीक 2 दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। दोस्तों हम संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितने दिन का? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। यदि कहा जाए कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या थी 389। दोस्तों यदि कहा जाए कि यह जो संख्या 389 निर्धारित की गई थी यह किस आधार पर की गई थी, तो दोस्तों 10 लाख की जनता पर एक सदस्य, 10 लाख की जनता पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। तो इस तरीके से आपके 389 सदस्य हुए थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। दोस्तों ये तो हमें याद हो जाएगा कि 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि कमिश्नरी क्षेत्र 4 कौन से थे, तो दोस्तों पहला था दिल्ली, दूसरा अजमेर मारवाड़ था, तीसरा आपका कुर्ग था और चौथा था आपका बलूचिस्तान। ये चारों क्या हैं आपके? यह 4 कमिश्नरी क्षेत्र हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अभी हमने देखा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो वह थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब चुना गया, तो 9 दिसंबर 1946 को। किस नंबर की बैठक थी, तो वह प्रथम बैठक थी। यदि कहा जाए कि बी.एन. राव कौन थे, तो दोस्तों बी.एन. राव जो थे यह थे आपके संवैधानिक सलाहकार। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। और आपका सच्चिदानंद सिन्हा आपके अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे यह थे आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दोस्तों यदि कहा जाए कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अभी हमने बताया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता था। यदि बात की जाए कि बी.एन. राव, अभी हमने बताया कि संवैधानिक सलाहकार थे। तो दोस्तों यदि कहा जाए
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, यह उस समय की जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो उस समय इन्हें गृह मंत्रालय मिला था। क्या मिला था? गृह मंत्रालय। और देशी रियासतों को भारत में मिलाने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसको जाता है? तो वह जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दोस्तों, हम देख लेते हैं प्रारूप समिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। प्रारूप समिति में प्रमुख सदस्य थे वह थे 7। और यदि बात की जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखिएगा कि जो 7 सदस्य थे, यह अध्यक्ष को लेकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर। देख लेते हैं कि वह कौन कौन से सदस्य थे। तो दोस्तों, पहले सदस्य हैं एन गोपालास्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इनके स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी को नियुक्त किया गया। और एन माधवराव जो नियुक्त हुए थे, यह बीएल मित्र के स्थान पर नियुक्त हुए थे। और अन्य सदस्य के रूप में देखेंगे तो वित्त एवं स्टाफ थे, जो वह थे आपके एएन सिंह। कौन थे? एएन सिंह। तो दोस्तों, हमने देखा कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो प्रमुख सदस्य जो थे 7 थे, वह अध्यक्ष को लेकर। दोस्तों, जो डीपी खेतान है, इनकी मृत्यु के बाद किसे नियुक्त किया गया था? तो टी कृष्णामाचारी को। और माधवराव जो थे, वह किसके स्थान पर नियुक्त किए गए थे? तो वीएल मित्र के स्थान पर नियुक्त किए गए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अभी हमने देखा, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो दोस्तों, संविधान सभा जो अंतिम रूप से पारित हुआ, तो वह हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दे कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया, तो वह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। या आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। और दोस्तों, यदि पूछे कि संविधान को अंतिम रूप से या पूर्ण रूप से, तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो अभी हमने बताया कि जब पूर्णतः पूछे तो वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारत कब गणतंत्र बना? पूछ रहा है कि भारत कब गणतंत्र बना, तो गणतंत्र कब बनेगा? जब संविधान लागू हो जाएगा। जब संविधान लागू हो जाएगा, उसी दिन से भारत गणतंत्र बन जाएगा। तो संविधान कब लागू हुआ था पूरे तरीके से? तो वह 26 जनवरी 1950 को। तो इसलिए भारत कब गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान में किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो दोस्तों, कहा गया है प्रस्तावना को। किसको कहा गया है? प्रस्तावना को। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें एक क्वेश्चन और देता है कि यह तो कहा गया भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को, लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है या किस अनुच्छेद को कहा है? तो वह कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को किसने कहा है संविधान की आत्मा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों, यदि कहा जाए कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया या किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह लिया गया है आपके अमेरिका से। कहाँ पर? अमेरिका से मूल अधिकार को लिया गया है। यदि कहा जाए कि संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो संशोधन प्रक्रिया आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना के बारे में बहुत डिटेल नहीं देखना है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन्हीं पॉइंट को देखेंगे, क्योंकि यह दोस्तों मैराथन क्लास है, ना कि डिटेल क्लास है। तो दोस्तों, देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, या ध्यान रखिएगा कि कब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। कौन सा? पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। यदि कहा जाए कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अभी हमने देखा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और संविधान की कुंजी भी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को ही कहा जाता है। तो दोस्तों, जो प्रस्तावना है इसको पहले संविधान का भाग नहीं माना जाता था, लेकिन संविधान का भाग अब है। संविधान का भाग अब माना जाता है, क्योंकि एक केस था केशवानंद भारती वाद 1973। इसी केस में
न्यायालय ने कहा कि यह जो प्रस्तावना या संविधान का भाग है, तो ध्यान रखिएगा कि किस केस के तहत प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया, तो वह माना गया केशवानंद भारती वाद 1973 के द्वारा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है इसको कब स्वीकार किया? तो इसको स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं कि राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। यदि कहा जाए कि इसके गायन का जो समय होता है वह कितना होता है 52 सेकेंड, और यदि संक्षिप्त अवधि कहा जाए तो वह 20 सेकेंड। और दोस्तों जो राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? तो वह रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अब हम बात करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में। तो वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इसको कब अपनाया गया, कब स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ। यदि कहा जाए कि राष्ट्रगीत जो है इसके गाने का समय कितना है, तो 1 मिनट 5 सेकेंड का। कितने? 1 मिनट 5 सेकेंड का। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर है इसके साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। किसको? तो जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। यदि कहा जाए कि इसका पहला महीना कौन होता है, तो इसका पहला महीना चैत्र होता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है या ग्रिगोरियन कैलेंडर है इसका पहला महीना कौन है, तो वह चैत्र या हिंदी का महीना है। यदि कहा जाए कि सामान्य वर्ष में 22 मार्च को और लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है इसका सत्र। किसका? तो इस कैलेंडर का सत्र कब स्टार्ट होता है? तो सामान्य वर्ष में 22 मार्च को और लीप वर्ष में 21 मार्च को। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और देख लेते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वह क्या है आपका कमल है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है आपका मयूर या मोर है। राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। राष्ट्रीय फल आपका क्या है, तो आम है। राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है। और राष्ट्रीय नदी जो है वह है गंगा नदी। और इस तथ्य को ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब? 4 नवंबर 2008 को। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जाए तो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह है गंगा डॉल्फिन। और गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। यदि कहे कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो वह है आपका हाथी। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? पूछ रहा है कि जो भारतीयों को मूल अधिकार प्राप्त हैं उनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि प्राप्त मूल अधिकार जो है भारतीय को वह है आपकी 6। कितने? 6। तो दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं कि मूल या मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका के। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में, या ध्यान रखिएगा कि जो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया, तो भाग 3 में। यदि अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि मूल अधिकार कितने प्राप्त हैं, तो 6। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मूल संविधान में जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन था, तो 7 मौलिक अधिकारों का। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31 या 19 का को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान की अनुच्छेद 301 के तहत 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। तो मूल अधिकारों की मांग किसने की थी, तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहां पर, तो कराची अधिवेशन में सन 1931 ईस्वी में। यदि पूछे कि कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि कहा जाए कि मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अब हम देख लेते हैं कि जो 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं वह कौन कौन से हैं या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। समता या समानता का अधिकार जो है यह है अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, यह है आपका अनुच्छेद 19 से 22।
शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका है अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है यह अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 यही पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो वह है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? अभी हमने बताया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो वह था 44वां संविधान संशोधन 1978। कब? 1978 के द्वारा। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो मूल अधिकार हमें प्राप्त है इसका रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, एक या दोनों को, या संसद को। तो दोस्तों मूल अधिकारों का जो रक्षक है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछ लेगा। दोस्तों देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो था उसे मूल अधिकार माना गया, तो वह था आपका अनुच्छेद 21A के तहत। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। यदि कहा जाए कि निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था की गई यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है, तो यह 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो सन 2002 में। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जिसमें निहित है वह है आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि, पूछ रहा है कि जो अनुच्छेद 40 है यह राज्य को क्या निर्देश देता है? तो दोस्तों वह निर्देश देता है ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए। तो अनुच्छेद क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करें। किसको निर्देश देता है? तो राज्य सरकार को निर्देश देता है। संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है यह किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया आपका रूस, या इसी को हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको परीक्षा में यदि सोवियत संघ दे दे तो कंफ्यूज मत होना, रूस को ही सोवियत संघ पहले कहते थे। तो दोस्तों राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों अब मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य से महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्तों मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 1976 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यदि समिति पूछे तो वह थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। यदि कहा जाए कि मूल कर्तव्य का संविधान के किस भाग में उल्लेख है, तो भाग 4 का में उल्लेख है। यदि अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद 51 का में है। 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्य को रखा गया है या इसका उल्लेख किया गया है। संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या दोस्तों 2 तरीके से आपको पूछ सकता है कि यहाँ तो पूछा है संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 11। वर्तमान में यदि कहा जाए कि मूल कर्तव्य कितने प्राप्त हैं तो वह 11 हैं। तो दोस्तों यदि पूछे कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे या नहीं, तो दोस्तों मूल संविधान में मूल कर्तव्य आपके नहीं थे। क्या थे? नहीं थे। यदि आपको संख्या में पूछे तो 0 थे। कितने थे? 0 थे। तो दोस्तों सवाल यह उठता है कि इसको कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में किसको जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य को। कितने मूल कर्तव्यों को? तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन जो 11वां मूल कर्तव्य है इसको बाद में जोड़ा गया। तो दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों को हम नीचे देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसलिए संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कब? कितने? तो 10। लेकिन सवाल यह उठता है कि 11वां को कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार जो है इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में कहा जाए कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपके 11 हैं। संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो दोस्तों यह
क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया, तो वह थी स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है, तो दोस्तों भारतीय संघ की जो शक्ति है यह निहित है आपके राष्ट्रपति में। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। यदि कहा जाए कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है। यदि कहा जाए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वह 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। सबसे प्रमुख कौन होता है, तो वह होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि यही से क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो वह होती है 35 वर्ष। संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण, यहाँ पर कर लीजिएगा, अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। तो दोस्तों कहा जाता है कि कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले भी हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा, यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है तो अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, चाहे वह राज्यसभा हो चाहे वह आपका लोकसभा हो, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित, ध्यान रखिएगा कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। देखिए इसको हम यह गलत कैसे दिया, तो इसको देख लेते हैं कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यहाँ पर निर्वाचित शब्द नहीं दिया गया इसलिए यह गलत है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाएं एवं विधान परिषदों के सदस्य, तो विधान परिषद नहीं होगा, यह गलत हो गया। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तो दिया गया, लेकिन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर नहीं, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो दोस्तों राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संगणि पद्धति, अप्रत्यक्ष मतदान। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो इन चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि कौन निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि वह राष्ट्रपति थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों पूछा जाए कि यह किस नंबर के राष्ट्रपति थे, तो ये 6ठे राष्ट्रपति थे। कौन से, 6ठे राष्ट्रपति थे और इन्हें निर्विरोध चुना गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो दोस्तों पूछ रहा है कि जो महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के द्वारा, यह किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यह लगाया जा सकता है आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संसद के किसी सदन द्वारा, किसी भी सदन द्वारा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो दोस्तों भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यालयीय शक्ति, कार्यालयीय इसे कर लीजिएगा कि शक्ति किसमें निहित है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है यह किसमें निहित है, तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति में। किसमें, राष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, राज्य एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर पूछा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं किसके चुनाव में, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है यह अनुच्छेद 63 में किया गया है। कब किया गया है, तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। यदि बात कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो वह होता है उपराष्ट्रपति। और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 35 वर्ष हो जाएगा। और कार्यकाल की बात करें तो यह 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, तो 5 वर्ष का। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वह करता है 12 सदस्यों को। यदि कहा जाए कि लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, तो वह करता है आपके 2 सदस्यों को।
भारतीय संसद का उच्च सदन किसको कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है राज्यसभा को। यदि कहा जाए निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। लोकसभा को कौन सदन कहा जाता है? निम्न सदन। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250, लेकिन वर्तमान में बात की जाए तो 245 है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होता है, यह राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वह है आपका राष्ट्रपति। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री होता है वह क्या कार्य करता है? तो वह राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन व सलाह देता है। और एक मंत्रिपरिषद जो होती है उसका प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो वह करेगा राष्ट्रपति, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो मंत्रिपरिषद होती है वह जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है उसका सिर्फ 15% होगा। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 में। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितनों दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों बार बार यही क्वेश्चन पूछता है कि कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना होता है? तो वह बनना होता है 6 माह। इससे ध्यान रखिएगा कि 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वह होती है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? और लोकसभा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वह 552 हो सकती है, क्योंकि दोस्तों 550 जो होते हैं वह निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 आपके राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों अभी मैंने आगे देखा है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 250, लेकिन वर्तमान में आपकी कितनी है? तो वर्तमान में है 245। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन प्रमाणित करता है? तो वह प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है वह कौन होता है? तो वह होता है भारत का महान्यायवादी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों कहा जाए यदि कि महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है। संघ राज क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? तो दोस्तों संघ राज क्षेत्र का जो प्रशासक चलाता है वह चलाता है आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनको 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछे कि प्रधानमंत्रियों में सबसे अधिक कार्यकाल किसका था? जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल था वह था 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन। तो सबसे अधिक कार्यकाल किसका था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का।
यदि कहा जाए कि प्रधानमंत्रियों में सबसे कम कार्यकाल का किसका था या सबसे कम कार्यकाल कितने दिनों का था, तो वह था 13 दिनों का कार्यकाल। किसका था, तो अटल बिहारी वाजपेयी का। किसका था, अटल बिहारी वाजपेयी का। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फरवरी 1948 में संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था, तो संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था, तो वेनेगल नरसिंह राव। इन्हीं को हम वीएन राव कहते हैं। क्या कहते हैं, वीएन राव। या स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो वह थे आपके बलदेव सिंह। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना कर दिया गया, तो दोस्तों 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह 5 लाख रुपए कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो 24 जनवरी 1950 को कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, तो 284 सदस्यों ने। इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें महिलाएं जो शामिल थी वह थी 15 महिलाएं। कितनी, 15 महिलाएं। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है, तो दोस्तों जो कह रहा है कि जो भारत का संविधान है यह महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है, तो यह देता है आपके राष्ट्रपति को। किसको देता है, राष्ट्रपति को। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। महाराष्ट्र में पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है, तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो पोला त्योहार मनाया जाता है इसमें किस जानवर की पूजा की जाती है, तो वह की जाती है वृषभ की। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था, तो दोस्तों जो भारत का मूल रूप संविधान है उसको हाथ से लिखने का कार्य किसने किया था, तो वह किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन्होंने सिर्फ अपने हाथ से लिखने का कार्य किया था, लेकिन उसमें दिमाग बहुत से लोगों का था और मुख्यतः उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिमाग सबसे अधिक था। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान के 25 भाग है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई, तो नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई, तो वह कर दी गई थी जम्मू कश्मीर की। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग करके या जम्मू कश्मीर को 2 अलग राज्यों में या 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक हो गया आपका लद्दाख और एक हो गया आपका जम्मू कश्मीर। दोनों क्या है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश हैं। रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने, तो वह बने थे ज्ञानी जैल सिंह। कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद उसके बाद राष्ट्रपति कौन बने थे, ज्ञानी जैल सिंह। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो हमें सभी कथनों को पढ़ना पड़ेगा। कि 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, तो यह गलत है, यह सही नहीं होगा। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, यही आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि 1950 में जब आपातकाल लगा था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो वह थी इंदिरा गांधी, जिन्हें हम लेडी आयरन के नाम से भी जानते हैं। में कौन सा सही मिलान है, यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उनसे संबंधित कार्यों को दिया गया, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही मिलान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 19A। इसका जो सही मिलान है 19A का है कि 19A के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। निम्न में कौन सा गलत है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। 3 सही होगा, 1 गलत होगा, तो वही गलत हमें बताना है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो यह सही हो गया। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, तो यह भी सही हो जाएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, तो यह भी सही है कि यहाँ पर राज्यपाल कर लीजिएगा कि राज्यपाल क्या किसको अपना त्यागपत्र सौंपता है, तो वह राष्ट्रपति को सौंपता है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, यही आपका गलत है। अभी हम लास्ट में राज्यपाल के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें हमने सबको कवर किया है, तो वहाँ पर हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो 30 वर्ष दिया या 30 वर्ष नहीं होगा कि राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वह 35 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि इस प्रश्न के अनुसार कहे तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो केंद्रीय रेल मंत्री होता है तो किसकी सलाह पर और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है,
तो वह नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर और राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों कहीं भी पूछे कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनको किस तरीके से नियुक्त किया जाता है या किनकी सलाह पर, किसके द्वारा, तो वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। निम्न में कौन सा सही है? तो दोस्तों यहां भी पूछ लिया कि इनमें से कौन सा सही है। 3 गलत है, 1 सही है, वही सही हमें बताना है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों आपका यह सभी गलत हो जाएगा, जबकि सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वह थे जाकिर हुसैन। तो दोस्तों बात की जाए कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे यह भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे, तो यह थे आपके 11वें नंबर के राष्ट्रपति। किस नंबर के? तो 11वें राष्ट्रपति थे। वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों अभी हमने देखा कि सन 1975 में जब आपातकाल लगा था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया? कि जो 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा जब 2018 में संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया, तो वह थे आपके दिनेश त्रिवेदी को। दिनेश त्रिवेदी को। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A राज्य को कितने से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो पूछ रहा है कि जो अनुच्छेद 21A है यह कितने वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है? तो वह प्रदान करता है 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21A निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। यदि कहा जाएगा कि यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है, तो यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत आता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल। तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वह आता है प्रधानमंत्री। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो यदि कहा जाए कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं कि 64 वर्ष पुराने योजना आयोग को नया रूप तथा नया नाम देते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के गठन की घोषणा 2015 में की गई। दोस्तों किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है? तो वह है आपका योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग का गठन किया गया है। यदि कहा जाए कि नीति आयोग का पूरा नाम तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। दोस्तों यह नया आयोग कह रहा है कि जो नीति आयोग है यह केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए थिंक टैंक का कार्य करता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि थिंक टैंक किसे कहा जाता है? तो नीति आयोग को कहा जाता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों पूछ रहा है कि अनुच्छेद जो 22 है यह किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है आपके कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण। तो गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 22। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो दोस्तों किसकी नियुक्त? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, महाधिवक्ता की, राज्यपाल की। तो दोस्तों यह इनमें से सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 4, इनमें से सभी। मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो संबंधित है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। कानून के समक्ष क्या है? समानता का अधिकार। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की गई है? तो दोस्तों पूछ रहा है कि किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? तो वह है आपकी 8वीं अनुसूची। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन ध्यान रखिएगा आपका अंग्रेजी उसमें नहीं है। क्या है? अंग्रेजी इसमें नहीं है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक कहाँ के संविधान से प्रभावित है? तो दोस्तों कहाँ के संविधान से प्रभावित है? तो वह प्रभावित है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। दोस्तों लेकिन यदि कहा जाए कि भारतीय संविधान का जो सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो वह लिया गया है भारत शासन अधिनियम। भारत
शासन अधिनियम 1935 से। सबसे अधिक स्रोत यहीं से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935। शिक्षा का अधिकार आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो यह किया गया था आपका सन 2009 में। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो दोस्तों किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो तमिलनाडु में नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूछ रहा है कि संघ शक्ति जो थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों अब हम कुछ ट्रिक के माध्यम से और सभी समितियों के अध्यक्षों को देख लेते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि कहा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं यह किसके अध्यक्ष थे? तो संचालन समिति की। यदि कहा जाए कि याद कैसे करें तो हम कहेंगे संचार। क्या कहेंगे? संचार। संचार से आपका होगा संचालन समिति और रा से क्या हो गया? राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसको ये कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करेंगे संजू। क्या याद करेंगे? संजू बाबा। तो दोस्तों संघ से आपका हो गया संघी और जा से हो गया जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसको हम देखेंगे कि प्रांतीय, तो दोस्तों इसको याद करेंगे हम प्रणव। क्या करेंगे? प्रणव। तो दोस्तों प्रा से आपका हो गया प्रांतीय संविधान समिति और वा से हो गया वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों तीसरा देखेंगे प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों यह तो सभी को याद होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके अध्यक्ष हैं? तो प्रारूप समिति के। संघ शक्ति समिति, तो दोस्तों यहां भी हमें याद करना है संजू। क्या याद करना है? संजू। तो दोस्तों संघ से संघ शक्ति समिति हो जाएगा और जा से जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से याद करिएगा। और देख लेते हैं कि मौलिक अधिकारों की अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पर कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करेंगे मूव। क्या याद करेंगे? मूव से हो गया आपका मौलिक अधिकारों की अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति और वा से हो गया वल्लभ भाई पटेल। अब हम देखेंगे कि राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार उप समिति है जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति है आपके एच.सी. मुखर्जी। तो मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज को किसके हाथ से लिखा गया था? तो मूल दस्तावेज जो है किसके हाथ से लिखा गया था? तो वह थी आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। किसके? दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों संविधान का जो क्वेश्चन आंसर था वो समाप्त हुआ। अब जो छूटे हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको हम थोड़ा सा थ्योरी के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे आपका राज्यपाल किसी प्रश्न में नहीं आया था या राज्यपाल के बारे में हमने डिटेल नहीं देखा, तो हम यहाँ देखते हैं कि राज्यपाल राज्य का शासन चलाने के लिए भाग 6 में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है। तो राज्यपाल पद का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 6 में। किस लिए? राज्य का शासन चलाने के लिए। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो वह होता है आपका राज्यपाल। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो दोस्तों मूल संविधान में था अनुच्छेद कितने में? तो 153 में। किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसमें एक एक्स्ट्रा चीजें कुछ और जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है या किया जा सकता है, तो वह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। यदि कहा जाए कि राज्यपाल के लिए न्यूनतम आय, तो वह 35 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष आप दिमाग से निकाल दीजिएगा, यह आपके 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए होता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। तो दोस्तों राज्यपाल से जो महत्वपूर्ण तथ्य या प्रश्नों या परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं उनको हमने देख लिया। अब हम देखेंगे संविधान के स्रोत।
दोस्तों संविधान के स्रोत के बारे में हमने डिटेल नहीं देखा था, तो संविधान के स्रोत के बारे में देख लेते हैं कि ब्रिटेन से क्या लिया गया था। तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली सबसे अधिक पूछा जाता है। कानून निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख के रूप में अस्तित्व, अखिल भारतीय सेवा प्रणाली और द्विसदनी व्यवस्था। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे अधिक पूछता है वह आपका संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया और द्विसदनी व्यवस्था। यही आपको प्रश्न में घुमा फिरा कर पूछता है। तो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है। तो प्रस्तावना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं अधिकार एवं उपराष्ट्रपति का पद। तो दोस्तों अमेरिका में जितने भी स्रोत हैं यह सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब देख लेते हैं कनाडा से क्या लिया गया है। तो शक्तियों का विभाजन, संघात्मक शासन व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रीकरण, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र द्वारा किसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा का। तो दोस्तों यहाँ इसमें सबसे अधिक जो पूछता है संघात्मक शासन व्यवस्था। यहीं से आपका क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि कनाडा से संबंधित जो प्रश्न होता है इससे होता है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे अधिक पूछता है समवर्ती सूची और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में पूछता है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसे ध्यान रखिएगा कि जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सोवियत संघ या रूस, जिसे हम रूस कहते हैं, उसे क्या लिया गया है, तो उससे आपका लिया गया है मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, नियोजन प्रणाली, प्रस्तावना में न्याय का दर्शन। तो दोस्तों सबसे अधिक पूछा जाता है जो वह आपका रूस से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। अब हम देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रणाली ली गई है। संविधान संशोधन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो वह ली गई दक्षिण अफ्रीका से। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो राज्य के नीति निषेध तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचक पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। तो आइए सभी क्या लिए गए हैं, आयरलैंड से लिया गया। और सबसे अधिक पूछा जाता है राज्य के नीति निषेध तत्व। जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया। क्या लिया गया है, आपात उपबंध। फ्रांस से गणतंत्र प्रणाली, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता व आदर्श के वाक्य।